हेलो स्टूडेंट, अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें कल अपन ने विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा था, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार के बारे में सभी तरीके से। फिर अपन ने लास्ट में एक शुरू किया था खनिजों के बारे में। खनिज के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो देखिए, खनिज के बारे में अपन ने पढ़ा था। देखिए, खनिजों के विभिन्न गुण पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। क्या होता है, देखो, खनिजों के प्रकार की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है। पहले खनिज के बारे में अपन ने एक पढ़ा था कि खनिज क्या होते हैं कि निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। आपने छोटी क्लासों में यौगिक की परिभाषा पढ़ी होगी। यौगिक की परिभाषा में अपन क्या पढ़ते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित मात्रा क्या करते हैं, निश्चित मात्रा व निश्चित अनुपात, निश्चित मात्रा व निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो ऐसे ही रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, निश्चित संगठन के, ये तो फिर लिखा हुआ, तो उन्हें अपन खनिज कहते हैं। खनिजों के विभिन्न गुणों की अपन ने चर्चा की थी। तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न प्रकार की इनकी चमक होती हैं, अलग अलग विशेष आकार के होते हैं, जिसे अपन रवा कहते हैं, ठीक है। खनिज बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। कुछ खनिज देखो इसमें पारदर्शी भी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी या अल्प पारदर्शी होते हैं, कुछ खनिज अधिक भारी, कुछ मध्यम भारी, कुछ बिल्कुल ही हल्के होते हैं। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको और देखते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कैसे होता है। उत्पत्ति के आधार पर तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया। एक प्राथमिक खनिज। अब क्या होता है प्राथमिक खनिज? तो जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जो खनिज पदार्थ की परिभाषा है कि जब खनिज पदार्थों का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के निर्माण के समय। जब चट्टान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो भी पिघला हुआ लावा निकला था, वो द्रव पदार्थ ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। यानी जो लावा निकला वो ठंडा होकर ठोस पदार्थ में जम गया, ठीक है, उसको अपन प्राथमिक खनिज कहते हैं। उस समय जो मौजूद थे, उस समय तो चट्टानों के निर्माण के समय जो थे खनिज पदार्थ, उन्हें अपन प्राथमिक खनिज कहते हैं। अब ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं चट्टानों के लिए। तो इन्हें अपन आवश्यक खनिज भी कहते हैं, इन्हें अपन आवश्यक खनिज कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप लोग कि इनके कणों का आकार कितना होता है। इनके कणों का आकार 2 माइक्रो से 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। द्वितीय खनिजों का निर्माण इन्हीं से होता है। जो द्वितीय खनिज अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उनका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक खनिजों से। अब उदाहरणार्थ के लिए प्राथमिक खनिज कौन कौन से हैं, तो क्वार्ट्ज, आर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेड, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट, ये सब क्या है, सभी प्राथमिक खनिजों के उदाहरण हैं। जैसा अपन ने
अभी ऊपर पड़ा है कि द्वितीय खनिज क्या होते हैं जिनका निर्माण प्राथमिक खनिजों से होता है, तो ये तो साफ है कि द्वितीय खनिज की परिभाषा क्या होती है। मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु या रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रो से कम होता है। उदाहरणार्थ के लिए देखिए अपन पायराइट्स का सूत्र Fe(S2), गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हीमेटाइट, केओलिनाइट, एलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, जियोलाइट आदि है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो सभी खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज में क्या होता है कि जब चट्टानों के निर्माण में जो द्रव निकलता है वो ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से जिन खनिजों का निर्माण होता है वो क्या होता है, अपने प्राथमिक खनिज। और द्वितीय खनिज किसे कहते हैं, जिनका निर्माण प्राथमिक खनिजों पर विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं कह ले या भौतिक क्रियाएं, वायु तेज चलने, पानी बहने, इनसे जो भी चीज़ें होती हैं, इन क्रियाओं से जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें अपन द्वितीय खनिज कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार के। ठीक है, अब देखते हैं अपन रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किसका, खनिजों का। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर जैसे तत्व। अब तत्व क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक समान परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे हीरा, गंधक आदि खनिज तत्व समूह में आते हैं। ऑक्साइड, इसके अंतर्गत देखिए क्वार्ट्ज, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट आदि आते हैं। कार्बोनेट वर्ग, इसके अंतर्गत कैल्साइट, इसके अंतर्गत क्या आता है, कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट आदि आते हैं। फेल्सपार वर्ग देखिए, ये खनिज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ये 2 भागों में बांटा गया है इनको। ठीक है, फेल्सपार बहुत ही ज़्यादा है। अब ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कार्बोनेट, जिसमें CO3 यानी CO3 उपस्थित हो। फेल्सपार में देखिए अब क्या होता है, आर्थोक्लेज फेल्सपार क्या होता है, यह अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास इसी के अपक्ष से प्राप्त होता है। आर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण करता है, जो चिकनी मिट्टी के अवयव है। यानी आर्थोक्लेज होता है वो जल के विश्लेषण से, जल के साथ क्रिया करके क्ले खनिजों का निर्माण करता है। यह जिससे क्या होता है, चिकनी मिट्टी बनती है, जिससे चिकनी मिट्टी बनती है। फिर देखिए फेल्सपार में दूसरा वर्ग कौन सा है, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। इसमें देखिए कैल्शियम फेल्सपार आता है, सोडियम फेल्सपार आता है, सोडा लाइम फेल्सपार आता है। माइका वर्ग की चर्चा करें अपन तो इनकी रचना अति संकीर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण होती हैं। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मस्कोवाइट या सफ़ेद माइका। यह देखिए पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। और बायोवाइटाइट क्या होता है, ये काली माइका होता है। इसमें देखिए ये पोटेशियम एल्यूमिनेट, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट होते हैं। इसमें जो मस्कोवाइटा में होते हैं वो पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। जो बायोवाइट या काली माइका होती है उसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ साथ मैग्नीशियम या आयरन के सिलिकेट भी होते हैं। एपेटाइट के वर्ग की चर्चा करें तो ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। ये क्रिस्टलीय दानेदार होते हैं। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। मृदा फॉस्फेट का स्रोत है। ये मृदा फॉस्फेट यानी मृदा में जो फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है वो इसी वर्ग के कैल्शियम फॉस्फेट के कारण उपस्थित होती हैं। हॉर्न ब्लेंडे वर्ग, इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट आते हैं। इसमें कौन कौन से, एल्यूमिनियम की सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट आते हैं। अब ये तो थी खनिजों के बारे में। तो खनिजों के बारे में अपन ने चर्चा की, खनिजों का वर्गीकरण भी देखा। ठीक है, इम्पोर्टेंट परिभाषा अगर सवाल पूछ ले तो खनिजों के बारे में और प्राथमिक और द्वितीय खनिज के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे सवाल क्या बन सकता है, इससे सवाल अपन बन सकता है कि क्या बन सकता है खनिजों से, कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है,
वर्गीकरण, वर्गीकरण भी पूछ सकता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो जब उत्पत्ति के आधार पर अपन को पूछे तो प्राथमिक और द्वितीयक खनिजों के बारे में अपन को लिखना है। ठीक है, और प्राथमिक खनिज की परिभाषा, ठीक है, इसका आकार। अब प्राथमिक खनिज में लिखना क्या है? परिभाषा, इसका आकार और 3 से 4, 2, 3, 4 जितने भी आपको याद हो उतने आपको एग्जाम्पल लिखने होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे। अब चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों के बारे में चर्चा की थी अपन ने, आग्नेय, अवसादी, कायांत चट्टानें। अब इनका अपक्षय कैसे होता है, किस प्रकार से इनका क्षय होता है, तो देखिए अपन इसकी चर्चा करते हैं। अब चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है, तो पहले अपक्षय की क्रिया को अपन समझते हैं। ठीक है, तो पहले अपन अगर अपक्षय की क्रिया को समझें तो देखिए, अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपक्षय कौन सी क्रिया है? वह क्रिया है जो मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ का मतलब अपक्षय क्या होता है? जिससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, पैतृक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि अपक्षय क्या होता है? जिससे पैतृक पदार्थ का निर्माण, सॉरी, अपक्षय क्या होता है कि अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक यानी मृदा का निर्माण जिस पदार्थ से हुआ है उस पदार्थ का निर्माण किस क्रिया से होता है? उस पदार्थ का निर्माण अपक्षय से होता है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है। चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से, एक तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। अब भौतिक या रासायनिक में अपन कह सकते हैं जल, वायु, इन सब क्रियाओं से घर्षण, ठीक है, घर्षण, इन सब क्रियाओं से होता है। रासायनिक अपक्षय की अगर अपन चर्चा करें तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से, रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से होता है। और जैविक अपक्षय विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के बारे में। अब इसमें क्या होता है? तो विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को अपन भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब विभिन्न भौतिक शक्तियों में क्या क्या आता है? ठीक है, विभिन्न भौतिक शक्तियों में अपन देख सकते हैं कि वायु भौतिक शक्ति है, फिर ताप, जल प्रवाह, ये जो चीजें हैं इनमें ये सब भौतिक शक्तियाँ, इनके द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में, ठोस और बड़ी चट्टानों का क्या टूटकर छोटे छोटे बारीक चट्टानों में बदलना क्या कहलाता है? हमारा भौतिक अपक्षय कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, ये इम्पोर्टेंट है। यह चीज़ क्या है? अपने इम्पोर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन की खासियत क्या होती है कि इस प्रक्रिया से जो भी नया पदार्थ बनता है, अपक्षय से जो नया पदार्थ बनता है उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता, यानी जिस चट्टान से वो निकला है पदार्थ, अपक्षय होकर वो बना है, उसमें सेम वही गुण होंगे जो किस में थे? चट्टान में थे। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है। अब ये किस किस कारणों से होती हैं? तो पहला देखिए तापक्रम। तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है और तापक्रम कम होने पर सिकुड़ती है। अब जो पढ़ रहे हैं, अब वो पढ़ रहे हैं अपन भौतिक अपक्षय के इन कारकों द्वारा, किन किन कारकों द्वारा या किन किन के द्वारा भौतिक अपक्षय होता है। किसका भौतिक अपक्षय? भौतिक अपक्षय होता है अपना इसका चट्टानों का भौतिक अपक्षय। तो पहला तापक्रम है। तो तापक्रम बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है। यानी अगर ये चट्टान है अपनी, ठीक है, ये चट्टान है, तो इस पर जब तापक्रम पड़ता है, सूर्य का ताप, तो इसकी जो ये ऊपर वाली सतह है, ठीक है,
ये ऊपर वाली जो सतह है, ये ऊपर वाली सतह क्या होती है, गर्म होती है, फिर रात को ठंडी हो जाती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी हो जाती है। तो जब गर्म होती हैं तो फैलती हैं, गर्म होती है, जब ये क्या होती हैं, गर्म होती है तो क्या करेगी, फैलती है, और जब ठंडी होगी वापस तो क्या करेगी, सिकुड़ेगी। ठीक है, अब सिकुड़ेगी तो बार बार ये फैलेगी, ये सिकुड़ेगी, बार बार फैलेगी, सिकुड़ेगी। तो इसकी परत में जो कण हैं, उनके कणों के बीच जो बॉन्ड था, जो बंध था, जो मजबूत बंध था, जिसके कारण वो आपस में जुड़े हुए थे, वो बंध टूट जाता है। ठीक है, तो तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है और तापक्रम कम होने पर फिर से सिकुड़ जाती है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने एवं घटने से चट्टानें प्रसार एवं संकुचन से कमजोर होकर खंडित हो जाती है, जिससे क्या होता है, बार बार फैलने से, चट्टानों के बार बार फैलने से और क्या करने से, सिकुड़ने से क्या होता है, जो चट्टानें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होकर खंडित का मतलब टूट जाती है, टूट जाती है। आगे देखिए, बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है, बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने व सिकुड़ने की दरें भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा जो ताप पाकर खनिज पदार्थों के फैलने की और दरें सिकुड़ने की जो दर अलग अलग होती है, यानी कि जो चट्टानों में जो भी खनिज पाए जाते हैं उन सब के ताप के साथ फैलने और सिकुड़ने की दर अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि कोई ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है धातु, कोई खनिज, कोई कम गर्म होती हैं, कोई धीरे धीरे गर्म होती हैं। ठीक है, कोई गर्म जल्दी होती है तो ठंडी भी जल्दी होती है। तो इस प्रकार से सबके खनिजों के गुण अलग अलग हैं। जब खनिजों के गुण अलग अलग हैं तो क्या होगा, जब खनिजों के गुण अलग अलग है तो सबका जो फैलने और सिकुड़ने का टाइम भी अलग अलग होता है, तो उनके टूटने की दरें भी अलग अलग होती है। कुछ चट्टानें जल्दी टूट जाती है ज़्यादा ताप पाकर, कुछ कम ताप पाकर टूटती हैं। वैसे ही खनिजों की इस प्रवृत्ति के कारण वे टूटकर अलग हो जाते हैं। खनिजों की ये अलग अलग भिन्न भिन्न दर हैं गर्म होने की, ठंडे होने की, फैलने और सिकुड़ने की, जिसके कारण क्या होता है, वो टूटकर अलग हो जाती है। तो ये तो था पहला अपना भौतिक अपक्षय का जो घटक। दूसरा अब पानी देखते हैं, पानी क्या करता है। तो दूसरा अपना है जल। जल के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है। जब चट्टानों पर बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, या बहुत तेज इनके ऊपर से जल नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो होता ये है कि जल जब तेजी से बहता है तो चट्टान की सतह और जल के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों में को साथ में लेकर ये बहता रहता है पानी, और नीचे की तरफ लेके आता है, नीचे की तरफ लेकर आता है। तो देखिए, वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है, और वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ों के आपसी टकराव एवं घर्षण के कारण वे छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं। टुकड़े को लेकर बहता है, और टुकड़े जब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में और टकराते हैं तो और घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो और ये छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, और ये छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। तो जल इस प्रकार से एक भौतिक अपक्षय का कार्य करता है। नीचे देखो चित्र में नदी के जल द्वारा चट्टानों का अपक्षय का प्रदर्शन किया जाता है। अब ये जो छोटे छोटे, आपको मैं बताऊं, अब ये जो छोटे छोटे आपके लिए ये जो चट्टानों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे, ठीक है, ये पानी के साथ बहकर आ रहे हैं, और पानी के साथ बहकर जब ये आते हैं तो ये आपस में भी क्या आते हैं, टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराने के बाद क्या होता है, इनमें घर्षण होता है। घर्षण होकर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है बर्फ़। अब बर्फ़ किस प्रकार से देखिए चट्टानों को
तोड़ने का काम करती है, भौतिक उनके अपक्षय का काम करती है। तो चट्टान की दरारों में फंसा जल ठंडक के कारण बर्फ के रूप में जम जाता है, तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें टूटने लगती हैं। ठीक है, अब बर्फ कैसे करता है, जैसे क्या होता है, जैसे देखिए अपना ये चट्टान है और इस चट्टान में ये दरार है। ठीक है, इस दरार में जब बारिश के समय पानी चला जाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। इस दरार में पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी जैसे इकट्ठा होता है फिर सर्दी आती है और सर्दी में ये पानी जम जाता है, यानी पानी किस में बदल जाता है अपना, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। और जैसे ही बर्फ़ में बदलता है तो पानी से 9% ज़्यादा आयतन बर्फ़ का होता है, यानी आयतन बढ़ जाता है। तो क्या करता है, अब आयतन बढ़ जाता है तो जगह बढ़ जाती है। तो ये चट्टान की इन दीवारों पर क्या करता है, दबाव लगाता है, दबाव लगाता है, जिससे दीवारों पर दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, चट्टानें टूटने लगती है, यानी चट्टानों पर विपरीत दिशा में दबाव लगाने लगता है। ठीक है, जैसे ये, अब ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है पूरी, 1 मिनट, ये अपनी चट्टान है, ये चट्टान और ये चट्टान, और इनके बीच ये अपना जो आइस है, जो बर्फ़ है ये वाला। ठीक है, अब ये बर्फ़ जम गया है, अब ये क्या हो गया है, बर्फ़ यहाँ पे जम गया है। ठीक है, अब जमेगा तो पानी था तब तक तो ठीक था, जमते ही क्या होगा, इसका आयतन बढ़ गया। तो अब ये दीवारों पर दबाव लगाने लगा, एक इधर और एक इधर, जिससे दीवारों के बीच दूरी बढ़ती गई और आखिर में चट्टानें क्या होती है, टूटने लगती है। तो बर्फ़ जमने से चट्टानों के अपक्षय का प्रदर्शन ये किया गया। ये पहले चट्टान ऐसी थी, बाद में ये टूटकर अलग हो गई हैं दोनों। ठीक है, अगला अपन तरीका देखें तो हिमजल, बर्फ़ का जो पानी होता है वो भी भौतिक अपक्षय का काम करता है, भौतिक अपक्षय का काम करता है वो भी। तो देखिए हिमजल, हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े को लेकर बहते हैं, जिससे दाब एवं रगड़ से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। अब हिमजल जो बर्फ़ ऊपर चट्टानों पर जमती है, ठीक है, वो अपने साथ जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी बन जाती है और पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो चट्टानों को वो अपने साथ लेकर चलता है, चट्टानों को वो अपने साथ लेकर बहता है। और फिर दाब में रगड़ के घर्षण के कारण क्या हो जाता है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। आगे देखिए तो हाँ, तो ये बर्फ़ के बारे में बताया गया है कि भाई देखो ये बर्फ़ बताई गई हैं। तो पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी बन के नीचे आता है, नीचे आकर इन चट्टानों के टुकड़ों को, छोटे छोटे से टुकड़ों को अपने साथ बहाता है, बहा के लाता है। तो बहा के लाने के बाद क्या होता है, घर्षण के कारण ये बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। फिर हवा किस प्रकार से अपक्षय का काम करती है। तेज वायु क्या करती है, अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ाकर ले जाती है। तेज वायु अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कण लेकर आती है, उड़ाकर ले जाती है साथ में। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है, जिससे चट्टानों के ऊपर वाला जो सतह होती है उसका कुछ अंश टूट जाता है हवा के कारण। ठीक है, घर्षण होता है हवा के कारण, और वो टूटकर फिर और आगे चल जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। आकाश की बिजली का कड़कना, अब देखो आकाश की बिजली के कड़कने से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। कैसे, वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती है एवं बाद में ये टूटकर विखंडित हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही वर्षा के मौसम के समय क्या होती हैं, आकाशीय बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने से चट्टानों में क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, यानी बिजली आकर नीचे चट्टानों पर गिरती है तो दरारें पड़ जाती है और ये फिर टूट कर क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, टूट जाती हैं बिजली के कारण। तो ये तो थे अपने क्या, ये तो अपने थे सबके सब क्या थे, भौतिक अपक्षय के विभिन्न कारण, जिसमें पहला अपन ने देखा था, पहला
अपन ने देखा ताप, दूसरा अपन ने देखा दाब, ठीक है, तीसरा अपन ने देखा बर्फ, चौथा अपन ने देखा बर्फ का जो जल जिसे अपन हिमजल, पांचवा अपन ने देखा, क्या देखा पांचवा अपन ने, हवा के बारे में, और छठा है बिजली का कड़कना, बिजली कड़कना, बिजली कड़कना, ठीक है। तो ये थे कुछ अपने भौतिक परिवर्तन के, ये जो अपन ने सब पढ़े हैं वो सब के सब क्या थे, भौतिक अपक्षय के कारण, भौतिक अपक्षय के कारण, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन रासायनिक अपक्षय की चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अपक्षय की अगर अपन चर्चा करें तो क्या होता है, देखिए रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब चट्टानों एवं खनिजों के पदार्थों का जो मूल रूप होता है, जो चट्टान में जो खनिज थे, चट्टान थे, वो जिस रूप में थे, वो जिस संगठन में थे, वो सभी पदार्थ वो क्या होते हैं, परिवर्तन के बाद नए पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इसे अपन रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसको रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। यानी जो मूल पदार्थ थे वो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, परिवर्तन द्वारा क्या हो जाते हैं, नए पदार्थ में बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इसलिए इसको रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति होने के कारण यह प्रक्रिया तेज होती है। अब रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, जल भी उपस्थित होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को आपस में घोलने के लिए जल की आवश्यकता तो होती है। अब जल की आवश्यकता होती है तो जल वहाँ हमेशा उपस्थित होता है, और जल में सभी पदार्थ जल्दी जल्दी क्रिया कर देते हैं, ठीक है। तो जल की उपस्थिति होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत तेज गति से होती है। यह रासायनिक प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज गति से होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज गति से ये होती है। नेक्स्ट देखिए आप आगे अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये गति मरुक्षेत्र प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी जहाँ पर गर्मी पड़ती है, उसके मुकाबले मरुक्षेत्रों में अधिक होती है, ठीक है। वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम होती है, और मरु क्षेत्र जो मरुस्थल होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है, धूप जहाँ का तापमान 40 से ऊपर रहता है, वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, तेज गति से होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार का होता है। अब रासायनिक अपक्षय भी विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें कुछ प्रकारों की अपन चर्चा करेंगे। तो करते हैं अपन चर्चा आगे। इसमें पहला है अपना जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, रासायनिक अपक्षय का जल अपघटन। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है। यानी जब जल, अब जल का सूत्र H2O, और चट्टानों के अंदर खनिज होता है, ठीक है। अब चट्टानों के अंदर जो खनिज होते हैं, उन खनिजों यानी इस चट्टान की क्रिया जब किसके साथ, जल के साथ होती है, तो जल का जो हाइड्रोजन होता है वो इन खनिजों का स्थान ले लेता है। चट्टान के अंदर खनिजों का स्थान ले लेता है, यानी खनिजों को वहाँ से हटा देता है, और ये धन आयन खनिजों के धन आयन को ले लेता है, ठीक है। के साथ स्थानांतरित होने के कारण रासायनिक संगठन बदल जाता है। बिल्कुल रासायनिक संगठन बदलेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में जल अणु हाइड्रोजन अणु एवं हाइड्रोक्सिल अणु में टूटता है। इसमें जो जल का अणु होता है H2O, वो हाइड्रोजन अणु H+ व किस में टूटता है, OH- हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, हाइड्रोक्सिल अणु में टूटता है। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर टूटने लगती है। ये प्रक्रिया जब होती है, अब यह जो हाइड्रोजन होता है वो खनिजों का स्थान ले लेता है, खनिजों को स्थानांतरित कर देता है, यानी खनिजों को चट्टान से हटाकर खुद उनका स्थान ले लेता है। अब खुद उनका स्थान ले लेता है तो इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, चट्टानें निर्बल होकर, कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। ये जल के अणु चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिक बनाते हैं। ये जो जल का अणु जुड़ता है जाकर किसके साथ,
चट्टानों के साथ, खनिजों के साथ और उनके साथ मिलकर एक नया यौगिक, नया पदार्थ बनाता है। जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया, 2 बार होने वाली प्रक्रिया। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए आर्थोक्लेज। ठीक है, आर्थोक्लेज का सूत्र क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्सोसिलिकेट प्लस इसमें जल की क्रिया होती है। तो बनता क्या है, यहाँ से जो पोटेशियम का धनायन था वो ये जब टूटता है किसमें, H+ और OH- में, तो ये जो H+ होता है वो इस पोटेशियम के धनायन को यहाँ से क्या कर लेता है, हटा लेता है, यहाँ से बाहर हटा देता है और खुद जाकर जुड़ जाता है। खुद जाकर जुड़ जाता है तो बन जाता है H हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकेट यानी अम्लीय सिलिकेट। और जहाँ पदार्थों में H+ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे अपन अम्लीय कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपने pH के बारे में पढ़ा होगा, अम्लीय। ठीक है, तो वहीं से अम्लीय सिलिकेट बनता। फिर साथ में क्या बढ़ता है, KOH, और ये KOH यहाँ से निकल कर क्या कर लेता है, इस OH से क्रिया कर लेता है और बना लेता है अपना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका का यौगिक बनाती हैं जो अधिक विलेय होता है, जो जल में अधिक विलेय होता है। अब ये जो अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका बनी है ये जल में बहुत ज़्यादा विलेय होता है। अब बहुत ज़्यादा विलेय का मतलब होता है कि जल के अंदर इनको डालने पर ये टूट जाता है, और जब टूटता है तो इसे ही तो अपन अपक्षय कहते हैं, इसे ही तो क्या कहते हैं अपन, अपक्षय कहते हैं। यह पुनः संयोजन से बॉक्साइट का निर्माण करता है, यह फिर से जुड़कर क्या करता है, फिर बॉक्साइट का निर्माण करता है। यानी एक बार फिर से इसमें जल की क्रिया होती है, एक बार फिर से अगर इसमें जल की क्रिया होती है तो क्या होता है अपना बॉक्साइट का निर्माण। यानी जो ये अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका बनी है यानी हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये फिर से एक बार जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया कर कर Al2O3 3H2O बॉक्साइट बनाता है। ये ध्यान रखना, सूत्र याद कर लेना, इम्पोर्टेंट, 1 नंबर में पूछ ले आपको कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है, तो Al2O3 3H2O। ठीक है, और साथ में सिलिसिक अम्ल बनता है H2SiO3 सॉरी H2SiO3 बनता है। और जल योजन हाइड्रेशन, जल योजन का अर्थ खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग होता है। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माणक खनिजों में जल नहीं होता। चट्टानों में जो मृदा निर्माण करने वाले खनिज होते हैं उनमें जल बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, अतः नमी के वातावरण में जल योजन होने लगता है। इसलिए उन खनिजों, अब पानी नहीं होता है, जल का अभाव होता है उन खनिजों में, तो क्या करते हैं, जैसे ही उनको थोड़ी नमी, बारिश का मौसम, थोड़ा पानी उनके पास आ जाता है तो वो जल से क्रिया कर लेते हैं, वो जल से जुड़ जाते हैं। ये क्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। ये जो क्रिया होती है वो नम प्रदेशों में, छोटे छोटे प्रदेशों में, सूक्ष्म शुष्क क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। यानी जो नम, जहाँ पर आर्द्रता या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, न कि शुष्क या सूखे क्षेत्रों में। क्योंकि जल योजन है, नाम ही जल योजन है, तो जहाँ पानी होगा वहीं तो जल का जुड़ाव होगा, है ना, वही बात है। फिर देखिए फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स आदि खनिजों में यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। अब फेल्सपार देखिए लाल हिमेटाइट, ठीक है, 2Fe2O3, यह लोहे का अयस्क खनिज है। ठीक है, इसमें जल जुड़ता है 3H2O तो बनता है 2Fe2O3 3H2O, पीला लाइमोनाइट। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बनाता है। अब विलयन क्या होता है, जल एक अच्छा विलायक होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल लवणों के सहयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। अब जल एक अच्छा विलायक यानी अपने अंदर अच्छी तरीके से घोलने की क्षमता रखने वाला यौगिक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल एवं लवणों के सहयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घुलकर मूल खनिजों से पृथक हो जाते हैं, मूल खनिजों से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है परंतु अपक्षयित पदार्थ को मूल स्थान से हटा देता है। विलयन द्वारा ये अपक्षयन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ये क्या करता है, अपक्षयित पदार्थ को मूल स्थान से हटा देता है। जितना भी अपक्षयन होता है यानी जितना भी चट्टान टूटती है, जितना भी भाग चट्टान का टूटता है उसको वहाँ से हटा ही देता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे NaCl एक विलयन लवण है। ठीक है,
ये जल से क्रिया करके Na+ और Cl- में टूटता है और साथ में H2O। ठीक है। ऑक्सीकरण, विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा होगा, 2 अभिक्रियाएं अपन पढ़ते हैं। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। ठीक है। इसमें 2 अभिक्रियाएं होती है, आपको भी पता है, एक तो ऑक्सीकरण और एक होता है अपना अपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन तो प्लस होती हो, जुड़ती हो, और हाइड्रोजन क्या हो, माइनस होती हो। हाइड्रोजन निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती हो। अपचयन में इसका जस्ट उल्टा, H+, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है। तो देखिए, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कहेंगे विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। आयरन, मैग्नीज, सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। जो आयरन होते हैं, मैग्नीज होते हैं, सल्फाइड होते हैं, जब नमी होती है, वातावरण में नमी या उनके पास कोई पानी का स्रोत हो, ठीक है, तो वहाँ नमी होती है, तो नमी में ये ऑक्सीजन का संयोग ज़्यादा करते हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड, जैसे फेरस ऑक्साइड 4FeO + O2 ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देते हैं? 2Fe2O3। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं फेरस ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों की घुलनशीलता एवं आयतन बढ़ने से अपचय सरल हो जाता है। अगर सवाल पूछ ले कि ऑक्सीकरण किस प्रकार से चट्टानों के अपचय को प्रभावित करता है, तो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है? यौगिकों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, यौगिक पानी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। एवं आयतन बढ़ने से उनका आयतन, उनका स्थान घेरने की जो क्षमता है वो बढ़ने से क्या हो जाता है? सरल अपचय बहुत ही सरलता से हो जाता है। फिर देखिए दूसरी अभिक्रिया भी आ गई, अपचयन। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अब खनिजों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो अगर निकलती है तो उससे अपचयन कहते हैं। और अपन ने अपचयन की परिभाषा में पढ़े ही है, जिसमें H+ होता हो, ठीक है, और ऑक्सीजन माइनस होता। ठीक है। ऑक्सीजन बाहर निकलता हो, यानी H तो प्लस यानी अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो इसे अपन अपचयन कहते हैं। और अपचयन, खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होने लगती है। जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए अपचयन की अभिक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है। जैसे 2Fe2O3 में ऑक्सीजन निकाल कर क्या बना देता है? 4FeO बना लेता है और O2 इसमें से निकल जाती है। फिर देखिए कार्बोनीकरण। अब कार्बोनीकरण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्षार के साथ जुड़कर कार्बोनीकरण बनाती है, कार्बोनीकरण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना। मृदा में जीवांश पदार्थ के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो जल से संयोग कर कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है। मृदा में जो जीवांश पदार्थ होता है वो अपघटन होकर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है, और ये फिर जल से सहयोग करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। इस प्रक्रिया के कारण कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट साथ में बनते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। यह H2CO3 एक दुर्बल अम्ल होता है जो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट या खनिज अयस्कों के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स बनाता है। ठीक है। तो ये थे चट्टानों के अपचय के ऊपर अपन ने आज देखा भौतिक अपचय। भौतिक अपचय के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था? तो देखिए भौतिक अपचय के अंदर भौतिक अपचय किन किन के कारण होता है? तो भौतिक अपचय ताप, दाब, बर्फ, हिमजल, रवा, बिजली कड़कना आदि से होता है। रासायनिक अपचय में विभिन्न प्रकार की अपन ने क्रियाएं देखी, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि। ठीक है। जल अपघटन, जल का जुड़ना, जल योजन, विलयन बनना। ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे जैविक अपचय, जो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आप आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाली क्लासों में उसका सॉल्यूशन साथ में करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखिए। ठीक है।
तो इसी के साथ मैं मनीष मालवीय आपके साथ विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।